ये थोड़ा हमारा बड़ा चैप्टर है और ये सबसे बड़ा चैप्टर भी यही है। सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। सबसे पहले ये समझिए कि चैप्टर किस लिए बनाया गया है, चैप्टर का मेन जो है ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो कोई भी कंपनी किसी भी इंडस्ट्री में अगर ऑपरेट करती है तो बहुत ज्यादा कंपटीशन उसे फेस करना पड़ता है, ठीक है। ऐसी आज के टाइम पे बहुत रेयर ही इंडस्ट्रीज है जहां पे कंपटीशन नहीं है, जहां पे मोनोपोली होती है, वो भी वो होंगी जहां पे गवर्नमेंट अकेली काम कर रही हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवेज है, अब रेलवे में सिर्फ गवर्नमेंट काम कर रही है, मोनोपोली है, ठीक है। जैसे आपके पास इंश्योरेंस था कुछ साल पहले तक, जहां पे सिर्फ और सिर्फ LIC काम कर रही थी। बीच में 50 से 60 साल का टाइम ऐसा था जहां पे सिर्फ LIC काम कर रही थी। इसलिए आप सोचो ब्रांड इमेज कैसी बनी है। आज भी जब किसी को इंश्योरेंस करवाना होता है ना तो वो कहता है LIC करवाई है। कौन सी कंपनी से? SBI से, HDFC से करवाई, LIC है। हमें लगता ही है कि लाइफ इंश्योरेंस करवाना मतलब LIC करवाई है। एक्चुअल में ये होता है, यही होती है ब्रांड इमेज। जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल भी दिया था, जैसे कोलगेट। कोलगेट लेनी है, कौन सी? पतंजलि वाली। अगेन ब्रांड इमेज है, मतलब उन्होंने अपने नाम को इतना ज्यादा बड़ा बना लिया कि आप उस प्रोडक्ट की पहचान ही उस नाम से करने लग गए, ठीक है। मैगी, ये भी एक बहुत बड़ी ब्रांड है। आप देख सकते हो इस टाइप से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बन ही ब्रांड गई, ठीक है। फ्रूटी भी हो गई, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो उस कंपटीशन के रिलेशन में आपका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। बीडी, बीडी में कौन सा है? देसाई, सबसे फेमस ब्रांड। किसी को नहीं पता? किसी ने नहीं सुना? कौन सी? अब फेमस हो गई, पहले देसाई थी। देसाई का एक तरफा मार्केट था पहले। क्या? अरे वो एक्चुअल में होता क्या था, मैं मेरे मामा के यहाँ पे जाता ना, वो बीड़ी बेचते थे। तो मतलब उनकी सारी टाइप की दुकान थी, तो वहां पे जो सबसे ज्यादा लोग लेते ना, देसाई की बीड़ी लेते थे। कह सकते हो कैंसर बांटता था। वो तो आपने शायद कभी खेला ही नहीं होगा, जो माचिस की डब्बी से जो होता है ना, माचिस की डब्बी के भी दो कार्ड बना लिए जाते हैं। किसी ने खेला है कभी? माचिस की जो डब्बी होती है ना, उसके दोनों तरफ को जो है फाड़ लिया जाता है, जिसपे मान लो किसी पे नंबर लिखा होता है 88 और एक तरफ वो ₹1 होता है, फिर वो मैचिंग मिलान खेलते थे। जिसका मैच हो गया वो सारे जितने भी थे नीचे सारे उसके हो जाएंगे। कह दो आप ही हो इतने पुराने जमाने के। क्या? अरे ये अशिता ने कहा है कि इतने पुराने जमाने के नहीं है हम। चलो खैर, यहाँ पे ध्यान दो। अब इस चैप्टर का मेन मकसद क्या है? देखो एक कंपनी जब भी किसी इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं ना, उसे बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, देखो ये जो आपके पास कंपनीज है, ये सारी जो कंपनीज है पेस्ट टूथपेस्ट बनाती है। सभी कंपनीज टूथपेस्ट इंडस्ट्री में। यहाँ पे कोलगेट है और मेसवाक है, सेंसोडाइन है, क्लोजअप है, पेप्सोडेंट रेड और दंत कांति, सभी का नाम सुना है सभी ने। अब कंपटीशन इतना ज्यादा हाई है, तो अब वही बात है कि अगर आप मार्केट में सक्सीड करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, अपनी स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो, तो क्या आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि आपका कंपटीटर क्या कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है, जब आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे तो क्या ये ध्यान में रख के नहीं बनाओगे कि सामने वाला क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज जरूरी है कि आप अपनी जब भी स्ट्रेटेजी बनाओ तो ये चीज के ऊपर फोकस रखो कि सामने वाला क्या कर रहा है। बिकॉज आपको अपनी स्ट्रेटेजी से दो मेन चीजें पूरी करनी है, एक अपने इन्वायरमेंट से लड़ना है और दूसरा आपको जो है अपने कॉम्पिटिटर से लड़ना है। आपको दोनों चीजों से जीतना है। तो हेंस ये चैप्टर बताया इसलिए गया है कि आप जब भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ तो उससे पहले आपको अपनी इंडस्ट्री का, अपने कॉम्पिटिशन का पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आपका FMCG सेक्टर है। FMCG सेक्टर में देखो कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है। डाबर, ITC, यूनिलीवर, नेस्ले, मारिको, विप्रो, टाटा, पतंजलि, पार्ले और आपके पास आदित्य बिरला ग्रुप, गोदरेज, ये सभी चीजों के कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोडक्ट आता ही आता है, ठीक है। पैकिंग वाले नहीं होते, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं ना, बेसिकली वो आते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करता है, अपने हाउस होल्ड, डेली हाउस होल्ड की चीजें होती है ना, वो सारी FMCG में आती है, जो डेली रेगुलर डे टू डे यूज करता है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा कंपटीशन है।
अब कोई भी कंपनी कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च करे या कोई भी एक्शन लेना चाहे तो उससे पहले उसे पता होना चाहिए कि हमारे कॉम्पिटिटर कौन है, वो क्या कर रहे हैं, और हम ये स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो वो क्या कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का एंटायर चैप्टर का मेन मकसद यही है, अपने कंपटीशन को पहचानना और उसको एनालाइज करना, अपने इंडस्ट्री को पहचानना और उसे एनालाइज करना। एक ऐसी इंडस्ट्री है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको जवाब देना है, क्या आप ऐसा इन्वेस्ट वहां पे एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहोगे या नहीं। इंडस्ट्री है, साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा साइज है, मान लो कि 10,000 करोड़ या 50,000 करोड़ की मार्केट है, कंपटीशन ना के बराबर है, लेकिन वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। क्या आप ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहोगे जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है? क्या आप इन्वेस्ट करना चाहोगे? फ्यूचर, मैंने कहा प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं, मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में भी कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे। तो आप हर फैक्टर को देखते हो, तो इस चैप्टर में यही मेन फोकस किया गया है, आपको कहीं पे भी जाने से पहले, कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले दोनों चीजों को देखना होता है, इंडस्ट्री को भी और कंपटीशन को भी। आज के टाइम पे टेलीकॉम सेक्टर को देख लो, टेलीकॉम सेक्टर जो है, 3 मेजर कंपनी बाकी है, आइडिया, वोडाफोन, जियो और एयरटेल, और मेन कहोगे तो 2 ही है, ठीक है, जियो और एयरटेल। नए इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आ रहे, आप बताओ, आपके अकॉर्डिंग नए इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आ रहे इस इंडस्ट्री में? तो मार्केट तो कैप्चर किया जा सकता है, जियो ने नहीं किया था, ऑलरेडी किया हुआ था, जियो ने भी तो छीना ही है, मार्केट तो अब भी कैप्चर कर सकते हो। आपको खोलने के लिए नहीं कह रहा, बड़े बड़े इन्वेस्टर और भी बैठे हैं। औकात से बाहर है। तो यहाँ पे देखो, जो सबसे मेन दिक्कत है ना, किसी भी इंडस्ट्री में जाने से पहले कुछ उसके फैक्टर्स देखने होते हैं, हमें चैप्टर में वैसे वही चीजें पढ़नी, बट इस इंडस्ट्री में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो सबसे मेन जो फैक्टर है वो ये है कि ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या है, आपको बहुत हैवी कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। जो आपकी टेलीकॉम सेक्टर है, यहाँ पे अगर आप कोई भी बिजनेस चालू करना चाहते हो, छोटी से छोटी जगह पे भी आप जो है टेलीकॉम सर्विस देना चाहते हो, तो आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे, स्पेक्ट्रम राइट खरीदने पड़ेंगे, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट आपको पहले करनी पड़ेगी, देन आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में हो, आपका काम है बिल्डिंग्स बनाना, पुल्स बनाना, तो यहाँ पे भी काफी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होगा या नहीं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा एसेट्स खरीदनी पड़ेंगी, और देन आपको रॉ मटेरियल वगैरह वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होंगी। तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। इसके अपोजिट जो टेक बेस्ड बिजनेस होते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, उनमें कैपिटल कम लगती है, ठीक है, उनमें कैपिटल कम लगती है, आपकी जो है इंटेलेक्चुअल राइट्स ज्यादा होते हैं, इंटेलेक्चुअल आप कह सकते हो नॉलेज ज्यादा यूज होती है, तो वहां पे कैपिटल इंटेंसिव नहीं होता, वहां पे बिजनेस में एंट्री आसान होती है, जबकि कैपिटल इंटेंसिव में बहुत मुश्किल होती है। एक और बात भी होती है कि अगर आप कैपिटल इंटेंसिव में एक बार घुस गए, जैसे आप कोई चीज खरीद के ले आते हो, कल को अगर आपको पसंद ना आए, बेचने जाओगे, लाए 10,000 में थे, 10,000 में बिक जाती है क्या? बहुत हैवी लॉस होता है, 10,000 की 5,000 6,000 में बिकेंगी, 2-3 हजार का लॉस तो हो ही गया है मान लो, ठीक है। तो यही चीज इनके साथ भी होगी, कंपनीज को डर है कहीं हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस चला नहीं तो निकलने आने की बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाएगी। अब वोडाफोन आइडिया इसी चक्कर में फंसा हुआ है, वो ऐसा हो गया है कि मतलब वो कहता ना कि ये कुत्ते की वो हड्डी बन गई जो उनके गले से ना तो निकली जा रही, ना उगली जा रही, ना तो बाहर निकल रही, ना अंदर जा रही, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा लगा रखा है। अब उन्हें पता है हम अगर बेच के निकलेंगे तो भी कुछ नहीं बचना, जो उनके पास जो भी एसेट्स है उनकी बेच के निकलेंगे तो भी वैल्यू नहीं है कुछ भी, तो वो सोच रहे बने रहे, क्या पता 2-5 साल लॉस होने के बाद हम प्रॉफिट में आ जाए और अच्छी रिकवरी कर ले, ठीक है। तो कैपिटल इंटेंसिव होने की वजह से जल्दी से कोई बिजनेस उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा। दूसरा, अभी इतना हाई कंपटीशन है, और जो लेवल अभी है ना, उस रेट पे अगर आप आओगे, कोई नई कंपनी आएगी, उसे कई सालों तक लॉस सहन करना पड़ेगा, ये भी दिक्कत है। तो इस वजह से लोग कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करने से वहां पे डर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी जो है टेलीकॉम सेक्टर इस टाइप का बना है, तो कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर सोचेगा। तो यानी कि आपको अपने इंडस्ट्री को एनालाइज करना है, कंपटीशन को एनालाइज करना है, और यही इस चैप्टर का मेन। ओवरऑल समझ में आ गया चैप्टर किस पर्पज से बनाया गया? इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारी जो है रियल केस स्टडीज जो हम यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, तो जो है इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहला, मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? देखो, मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में भी, जब भी हम कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हम हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ वीकनेस तो देखते ही हैं, मार्केट में अपॉर्चुनिटी थ्रेट देखेंगे ही देखेंगे, हमें साथ में कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है वो भी देखना होता है, ठीक है। कॉम्पिटिटर क्या कर सकता है या क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ठीक है। तो एज द वर्ल्ड इज गेटिंग स्मॉलर एंड कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग, organizations have increasing pressure to develop their business and strengthen its competitiveness। जैसे जैसे आपका जो वर्ल्ड है छोटा होता जा रहा है, छोटा किस सेंस में कह रहे हैं,
वर्ल्ड इज गेटिंग स्मॉलर, किस सेंस में? क्या? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। आपके ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है वर्ल्ड छोटा होता जा रहा है, बिकॉज कनेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, जिसकी वजह से एक देश से दूसरे देश में कंपनियां जो है इन्वेस्ट करी हैवीली। तो इस वजह से आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन का फेस जो सामना करना पड़ रहा है। पहले क्या होता रहा, अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं है, इंडिया वालों को इंडिया की ही कंपनी का जो है सामना करना था लोकल मार्केट में, बट अब क्या हो रहा है, उन्हें बाहर वाली कंपनीज को भी फेस करना है। तो क्या उन्हें स्ट्रेटेजी दोनों चीजों को सोचते हुए बनानी पड़ेगी, यानी कि अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, बट सामने वाली क्या स्ट्रेटेजी बना रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपको अपने कंपटीशन को पूरा फोकस से देखना जरूरी है, अदरवाइज आपका जो है मार्केट शेयर गिरते या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गिरते टाइम नहीं लगेगा। A firm must identify its position relative to the competitor in the market। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में आपकी पोजीशन क्या है। क्या आप डोमिनेंट प्लेयर हो, यानी कि आपका डायरेक्ट टक्कर है। जैसे फिलहाल की अगर टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो एयरटेल और जियो ये एक दूसरे के टक्कर में बिल्कुल आमने सामने, ठीक है। लेकिन क्या वोडाफोन भी, आइडिया भी डायरेक्टली कंपीट कर रहा है उनके साथ? नहीं, वो उनके लेवल पे नहीं है। अभी उनका फोकस क्या, उन्हें दिख रहा है हम सबसे कमजोर प्लेयर है। जो सबसे कमजोर प्लेयर होगा क्या वो जाके भिड़ जाएगा बड़े वाले प्लेयर से, वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तो क्या आपको अपनी पोजीशन पता होनी चाहिए, नहीं वही रविंदर वाली बात, आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए कि अभी आप कहां पे हो, ठीक है। तो वो ये नहीं सोच रहा कि मैं जाके वोडाफोन सॉरी एयरटेल या जियो के साथ जो है जाके भिड़ जाऊं। वो अभी अपने आप को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। जैसे अभी पिछले 5 या 7 दिन पुरानी न्यूज है, वोडाफोन आइडिया ने अपने जो है टावर्स राइट बेचे एयरटेल को। मतलब जो टावर्स होते हैं वो टावर्स उन्होंने बेच दिए हैं एयरटेल को। कुछ 500 करोड़ या समथिंग इस टाइप की कुछ ट्रांजेक्शन थी। उन्हें कैश चाहिए था, बिकॉज उन्हें डेट पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। तो अभी उन्होंने ये थोड़ी सोचा यार मैं तो कंपटीटर को अपने एसेट बेच रहा हूँ, हिसाब से तो ये हो रहा है। अगर आप अपनी ही एसेट अपने कंपटीटर को बेच दोगे तो क्या आपका साइज रिड्यूस होगा या नहीं? लेकिन उनके लिए फिलहाल डायरेक्ट टक्कर लेने की बजाय अपना सर्वाइवल ज्यादा जरूरी है या नहीं? तो क्या आपको अपनी पोजीशन पता होनी चाहिए या नहीं, कि आप क्या कर सकते हो और क्या आपकी अभी पोजीशन है, वो आपको पता होनी जरूरी है, ठीक है। A competitive strategy consists of move। अब आप competitive strategy जब भी इंप्लीमेंट करते हो तो उसका मेन फोकस होता है अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर बाय डिलीवरिंग वैल्यू। जो आपके कस्टमर ऑलरेडी बने हुए उन्हें तो बनाए रखना और नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना। विद स्टैंड कम्पिटेटिव प्रेशर, जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हो तो ये भी आपका फोकस होगा कि कम्पिटेटिव प्रेशर को झेल सको और इवन धीरे धीरे करके अपनी मार्केट को, अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करो, अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। अगर कंपटीशन का एनालिसिस करना है तो टेलीकॉम सेक्टर में हम इतना अच्छे से नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे 2 ही कॉम्पिटिटर है मेन। आप अगर एफएमसीजी में जाओगे तो एफएमसीजी में बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है, डायरेक्ट नहीं दिख रहा आपको, लेकिन एफएमसीजी में बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है। किस पर्पस के लिए? ऑलरेडी जो एफएमसीजी कंपनीज है ना, वो आपकी जो भी अर्बन एरियाज है वहां पे वो सारी की सारी पहुंच चुकी है। फिलहाल जो लड़ाई चल रही है उनकी रूरल एरिया पे चल रही है। अभी सभी कंपनी की पॉलिसी ये है कि हम ये रूरल एरिया कैसे कैप्चर करें, बिकॉज इंडिया का रूरल जो एरिया है उसमें बहुत हैवी डिमांड आएगी। अभी लोग इतना यूज नहीं कर रहे। देखो आप इसी बात से समझ सकते हो, मोस्ट ऑफ द पीपल जो गांव में रह रहे हैं अभी वो कोलगेट यूज नहीं कर रहे, वो दातुन यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल अभी भी दातुन यूज कर रहे हैं, या यूज करते में ना कोलगेट तो उतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते। 2 टाइम तो छोड़ो, 1 टाइम का भी उतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते। तो इस टाइप से इंडिया के जो विलेज की पॉपुलेशन है उसमें बहुत बड़ा मार्केट अभी अवेलेबल है। ऐसे आप अगर ऑयल की बात करो, जो गांव में तेल यूज किया जाता है मोस्टली वो सरसों का तेल यूज किया जाता है, जो वो घर पे निकलवाते हैं, मतलब सरसों से, चाहे वो खाने के पर्पज से हो चाहे वो लगाने के पर्पज से हो, वही तेल यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑयल इंडस्ट्री वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा अपना मार्केट जो है बढ़ा सकते हैं वहां पे। तो क्रीम्स वगैरह कितने लगता है, क्या क्रीम यूज होती होंगी गाँव में? नेग्लिजिबल सी यूज होती है। क्या एक बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल है या नहीं? इंडिया को बहुत बड़ा मार्केट इसलिए नहीं कहा जाता बिकॉज इसकी पॉपुलेशन बहुत वास्ट है और लोगों का वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी बना नहीं है, बट वो धीरे धीरे डेवलप होगा, वैसे वैसे लोग ज्यादा कंजम्पशन करेंगे। इसी वजह से तो बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आने के लिए सोच रही कि हाँ हम जल्दी से स्टार्ट करते, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करते हो। तो अब ये जैसे एचयूएल है, डाबर है, इनका मेन फोकस यही चल रहा है कि कैसे न कैसे हम हमारे प्रोडक्ट की आदत डलवा दे, क्योंकि अभी वो नए नए गांव में यूज करने स्टार्ट हुए प्रोडक्ट। तो वो जिस प्रोडक्ट को एक बार यूज करना स्टार्ट करेंगे, अच्छा लगा तो दूसरा ट्राई ही क्यों करेंगे? आपके साथ भी होता है, 5 वैरायटी हो, एक बार आपने एक ट्राई की, वही अगर अच्छी लगे, क्या आप ये कहते हो कि बाकी चारों भी करके देखेंगे? रेयरली होता है, गिने चुने प्रोडक्ट में होता है, वरना आप जो है वही चीज जो है चलाते रहते हो। तो अल्टीमेटली कंपनीज का स्ट्रेटेजी बना के ये मेन मकसद भी है कि अपनी मार्केट पोजीशन को स्ट्रेंथन किया जाए। तो ये 3 चीजों के ऊपर ध्यान रखा जाता है, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना, एग्जिस्टिंग को बनाए रखना, कंपटीशन को झेलना और धीरे धीरे करके अपनी जो स्ट्रेंथ है उन्हें बढ़ाना और अपने आप को ज्यादा जो है स्ट्रेंथ देना। तो ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का मेन फोकस होता है।
नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एंड इंटेलिजेंस। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस क्या होता है? अपने कंपटीटर की खबर रखना। जैसे आपने देखा पुराने जमाने में क्या होता रहा, एक खबरी होता रहा, मतलब एक गुप्तचर कहते हैं जिसे, गुप्तचर। उसका काम क्या होता रहा, वो जो शत्रु सेना होती थी उसके अंदर रहता रहा और वो पता लगाता था कि क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि आप क्या करते थे, एक इनसाइडर ट्रेडिंग एक पर्सन उनकी सेना में छोड़ दिया, ठीक है, वो बताता था कि अभी क्या करने वाले हैं। अब वो गुप्तचर का काम ही होता रहा, वो कोई भी जैसे न्यूज उसे मिलती थी वो लुक छिप के आता था और आके बताता था कि ये करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कोई हमला होने से पहले भी वो पता लगाया जाता रहा। ठीक है, आज के टाइम भी वो चीजें होती हैं, हाँ या ना? होती है। इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, बिजनेस में बात नहीं कर रहा, एक्चुअल में कह रहा हूं, क्या एक देश दूसरे देश के ऊपर स्पाइक के तौर पे काम करता है? नहीं करते हैं। इंटेलिजेंस वाले होते हैं, वो होते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन बस वो पता नहीं चलती। ठीक है, हाँ एक था टाइगर, वही एजेंट विनोद, मैंने नहीं देखी। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको अपनी जो कंपटीटर उसकी खबर होनी चाहिए या नहीं, चाहे वो युद्ध हो चाहे वो बिजनेस हो, आपको अपना कंपटीटर क्या मूव करने वाला है उसकी खबर होनी चाहिए। और उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कंपटीटर है कौन और वो कर क्या रहा है। तो यही चीज कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस कहलाती है, अपने कंपटीटर को पहचानना, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, वो क्या मूव कर सकता है, उसके पास मेजर कैपेबिलिटीज क्या है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सपोज आपको कोई चैलेंज करता है, दो गेम है, एक है मान लो क्रिकेट, एक है फुटबॉल। ठीक है, आपको कोई चैलेंज करता है, आपको ये पता है सामने वाला फुटबॉल में बहुत अच्छा खिलाड़ी है, आपको चाहे दोनों ही ना आते हो, सामने वाले को आपको पता है कि फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, आप किस चीज के लिए चैलेंज करोगे? क्या? थोड़ा सा अच्छे से बोलो, समझ में नहीं आया। अच्छा, तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली बात है कहोगे क्रिकेट। ठीक है, क्योंकि आप सामने वाले की स्ट्रेंथ वाली जगह पे कंपटीशन नहीं करना चाहते, जिस चीज में अगला जो है काफी स्ट्रांग है, आप उसी बेस पे कभी लड़ाई नहीं करोगे। आप क्या देखोगे, जहां पे वो कमजोर है या फिर वो कमजोर नहीं है तो हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, तो वहीं पे आप वो फोकस करोगे। सपोज इस केस में आपको कुछ नहीं आता तो भी आप क्रिकेट पे जाओगे बिकॉज उसकी स्ट्रेंथ है फुटबॉल, तो आप बचोगे स्ट्रेंथ वाले एरिया में लड़ने से। या फिर उसकी स्ट्रेंथ क्रिकेट है लेकिन आपकी स्ट्रेंथ भी क्रिकेट है, तो उस केस में आप किस बात पे करोगे, उसमें आप क्रिकेट पे आओगे बिकॉज यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, आप जब भी कंपटीशन करोगे तो आपको पहले सामने वाले की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और इसी को कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस कहते हैं, नाम से भी समझ में आ रहा है। ठीक है, इंटेलिजेंस यानी कि खुफिया जानकारी रखना किसी की, तो कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस मतलब अपने कंपटीटर की वो जानकारी रखना। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस इज अ बिजनेस एनालिसिस व्हिच आइडेंटिफाइज एंड अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटर either direct or indirect to understand the overall competitive landscape of the industry। अगर आप पूरी इंडस्ट्री का लैंडस्केप देखना चाहते हो कैसी है, कितना कंपटीशन है, तो उसके लिए आपको हर एक कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका कंपटीशन दो टाइप का हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ पे दो इमेजेस है, मेरे हिसाब से आप देख के पहचान सकते हो कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। जो पहले वाला है जहां पे आपके पास पेप्सी और कोका कोला आपस में डायरेक्टली लड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट कंपटीशन। और जो दूसरा है रियल जूस और कोका कोला, ये क्या है? अब फर्क बताओ दोनों में क्या हुआ? ये जूस है, वो कोका कोला है। जब दो कोल्ड ड्रिंक आपस में लड़ेगी तो डायरेक्ट होगा, एक जूस लड़ेगा तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, अगर आप सेम प्रोडक्ट पे करते हो तो आपके पास डायरेक्ट कंपटीशन होता है, लेकिन अगर आप सिमिलर प्रोडक्ट जैसे करते हो, मतलब कि आपके प्रोडक्ट जो है एक जैसे तो नहीं है, बट एक कस्टमर जब चॉइस देखेगा तो वो दोनों में से आप अल्टरनेटिव एक दूसरे के, तो उस केस में फिर आपके पास क्या होगा, इनडायरेक्ट कंपटीशन। यहां पे आपके पास इनडायरेक्ट कंपटीशन है, हाँ कह सकते हो। तो यहां पे आपके पास डायरेक्ट कंपटीशन है। कोक और ड्यू में, ड्यू तो इसी का ही ब्रांड नहीं है क्या, ड्यू अलग थोड़ी है। कोक और ड्यू में नहीं, ड्यू शायद इसी का है, किसका, कोको कोला का ही ब्रांड है, वो उसी का पार्ट है वो। कई बार वर्ड अटक जाता है। उसी का है वो, तो वो आपस में कंपटीशन थोड़ी करेंगे। कस्टमर तो करेगा, लेकिन एक बात सोचो, वो उन्होंने प्रोडक्ट भी दो अलग अलग टाइप के बना रखे ना, तो कस्टमर की प्रेफरेंस होगी कौन सा उसे पीना है। और अल्टीमेटली फर्क क्या पड़ता है, कोई भी बिक जाए, जाना तो रेवेन्यू उनकी जेब में है। वही बात होगी ना, जैसे अभी यहाँ पे बना रखे रियलमी हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, क्या ये अलग अलग कंपनीज है? सभी एक ही कंपनी के अंडर आती है, सारे एक ही कंपनी के हैं, सभी सभी ब्रांड्स जितने भी है, वीवो, ओप्पो,
और रियलमी और एक और है जो आपका वन प्लस। वन प्लस, ये चारों ब्रांड एक ही कंपनी के हैं। लेकिन एक बात सोचो, आपको क्या लगेगा, पिछले बार ओप्पो का लिया था, इस बार वीवो का ले लेते हैं, कंपनी बदलते हैं क्या? कंपनी बदली? कुछ नहीं बदला, बस आपको फद्दू बनाया गया नए टाइप से। तो कहने का मतलब क्या है, आपको अपने कॉम्पिटिटर की जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है वही आपका कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस कहलाता है। और कॉम्पिटिशन कितने टाइप का हो सकता है? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब आपके प्रोडक्ट सेम होते हैं तो आपका डायरेक्ट कंपटीशन होता है, जबकि आपके प्रोडक्ट एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं तो क्या होता है? इनडायरेक्ट कंपटीशन। दो चाय बनाने वाली कंपनीज में डायरेक्ट कंपटीशन होगा, और एक चाय और कॉफी बनाने वाली कंपनी में इनडायरेक्ट कंपटीशन होगा। इवन अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज आपके पास एक है आपके पास कोई लग्जरी कार, और एक आपके पास है कोई रिजॉर्ट, जो रिजॉर्ट है जहां पे आप छुट्टियों में घूमने जा सकते हो, इनमें भी कंपटीशन है। कौन सा? इनडायरेक्ट। कैसे? बिकॉज जब भी स्पेयर पैसा होगा तो कस्टमर दोनों में से कोई भी चीज हो सकता है, या तो कहीं विदेश घूमने चले जाएं, कहीं भी घूमने चले जाएं, या फिर हम जो है कार परचेज कर लें, तो इनमें भी कहीं ना कहीं कंपटीशन है। तो एक कंपनी को आज के टाइम पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत हैवी कंपटीशन फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस include in-depth investigation and analysis of competitor strength weakness so that we can effectively design and implement our strategy। मैंने आपको बता दिया competitive intelligence क्या कहलाती है, कि आप अपने competitor को पहचानो, ठीक है, उसको समझो अच्छे से, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस सब कुछ देखो, ताकि आप अपनी स्ट्रेटेजी बेटर वे में बना सको। क्या ये वर्ड समझ में आ गया यहाँ पे? ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एंड इंटेलिजेंस। सिंगल सिंगल वर्ड आ रहे हैं, जैसे आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। अब इन्होंने प्रोसेस दे दिया, अपने बिजनेस में आप कैसे अपने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को पहचान सकते हो। 5 स्टेप है। पहला, आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर। आपको पहचानना है कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है। ठीक है, आपको वो लिस्ट बनानी है, उनके नाम लिखने हैं, वो आपके कॉम्पिटिटर कौन है। वो आपके पास आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं, और वो आपके इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं। हाँ, मैंने देख लिया था, CS वाला देखे थे आप। हाँ, मैंने कहा था। तो आपके पास आपका कंपटीशन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। आपको क्या करना है? प्रिपेयर द लिस्ट। आपको लिस्ट बनानी है, आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, वो डायरेक्ट हो वो इनडायरेक्ट हो, आपको उनकी लिस्ट बनानी है। ठीक है, उसके बाद आपको अंडरस्टैंड करना है अपने कॉम्पिटिटर को। इसका मतलब आपको ये देखना है व्हाट प्रोडक्ट और सर्विस दे प्रोवाइड, वो क्या प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं। क्योंकि अगर डायरेक्ट है तो आपके पास सेम प्रोडक्ट देंगे जो आप दे रहे हो, लेकिन अगर वो इनडायरेक्ट है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो। तो आपको उन्हें समझना है, अंडरस्टैंड करना है, उनका बैकग्राउंड क्या है, कब बने थे, ठीक है, और वो क्या प्रोडक्ट देते हैं, क्या सर्विस देते हैं, कैसे बेचते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो आप। पहले स्टेप में आपने जस्ट उनके नाम लिखे, कौन कौन है, आइडेंटिफाई किया क्या कौन कौन है। दूसरे स्टेप में आप उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब वो कौन है, क्या प्रोवाइड करते हैं, कब बने थे, कैसे प्रोवाइड करते हैं, सेल परचेज कैसे करते हैं, क्या उनका बिजनेस मॉडल है, क्या वो ऑनलाइन माल बेचते हैं, रिटेल सेल के थ्रू बेचते हैं, आउटलेट ओपन कर रखे हैं, क्या उनका तरीका है। देन थर्ड और फोर्थ स्टेप, ऑब्वियसली बात है, दिख रहा है, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखो कि उनके सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज क्या है, और उनकी सबसे वीक पॉइंट्स क्या है। स्ट्रेंथ भी कहीं भी हो सकती है, वीकनेस भी कहीं भी हो सकती है। जैसे आपने देखा उनका डिलीवरी सिस्टम बहुत अच्छा है, या उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, अच्छी है, या उनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा है कि वो कितना भी पैसा जो है लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, या उनकी जो वर्क फोर्स है वो बहुत ज्यादा रिलायबल है, उनके पास जो एम्प्लॉयज है वो बहुत अच्छे हैं, या उनके पास पेटेंट्स हैं, कुछ भी चीज हो सकती है, उनके पास एक अच्छी बैलेंस शीट है, उनके रिलेशन अच्छे हैं सप्लायर के साथ, ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। अगर आपका सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशन है, ये भी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि कल को अगर मान लो शॉर्टेज होती है तो अगर आपका अच्छा रिलेशन है तो पहले आपको ही सप्लाई करेगा, चाहे डिस्काउंट ना दे, लेकिन वो प्रेफरेंस में आपको पहले रखेगा कि हाँ पहले आपको सप्लाई किया जाए। ऐसे ही इन सबके अपोजिट आपकी वीकनेस भी हो सकती है, आपके पास पुअर टेक्नोलॉजी है, आपके पास पेटेंट्स नहीं है, आपका डिलीवरी सिस्टम बेकार है, आपके एम्प्लॉयज बहुत डिसऑनेस्ट हैं, आपके कंपनीज में रेगुलरली फ्रॉड के इंसिडेंट आते रहते हैं, इवन आपकी गुडविल बेकार है, ये भी एक चीज हो सकती है जो आपके विपक्ष में काम कर सकती है। तो ये सारी आपकी वीकनेस को दिखाता है, तो आपको वीकनेस भी देखनी है। अब हम स्ट्रेंथ और वीकनेस क्यों देख रहे हैं, आपको ऑलरेडी पहले बता दिया, हमें जब भी लड़ाई करनी है तो हम कभी भी सामने वाले की स्ट्रेंथ पे लड़ाई नहीं करेंगे, हम क्या कोशिश करेंगे, सामने वाले की वीकनेस पे वार किया जाए, तो हम वही पॉइंट उठाएंगे जो उसकी वीकनेस है। एक बात सोचो,
पतंजलि एज ए केस स्टडी बहुत बढ़िया केस स्टडी का एग्जांपल है बिजनेस के केस में। पतंजलि की स्ट्रेटजी में क्या था, रामदेव ने पहले किया क्या। अब एक्चुअल में मुझे नहीं पता कि क्या उसकी वो स्ट्रेटजी थी या पॉलिसी थी कि उसने पहले प्लान कर रखा था मैं ऐसा कुछ करूंगा, या पता नहीं अपने आप हो गया। किया क्या उसने, 2007-8 के अराउंड उसने शिविर लगाने स्टार्ट किए, योगा शिविर। और उसने एक टारगेट लिया कि ऑल ओवर इंडिया मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में शिविर लगाऊंगा, फ्री कैंप दूंगा योगा के। और उसने किया भी है, पूरे इंडिया में गया वो हर डिस्ट्रिक्ट में, और 3 से 4 दिन का उसने फ्री कैंप लगाया। अगले 3 से 4 साल उसने यही काम किया, ठीक है। 3 से 4 दिन का भिवानी में भी आया था वो, हिसार में भी आया है, ठीक है। 3 या 4 दिन के लिए फ्री कैंप दिया था उसने, वहां पे वो सुबह योगा सिखाता 3 से 4 घंटे, 3 या 4 दिन उसका वो कैंप चला। और जब भी वो कैंप में आता, वो बात पॉलिटिक्स की नहीं करता, वो हमेशा बात करता ईस्ट इंडिया कंपनी की। वो हमेशा कहता कि विदेशी कंपनियां आई हुई है, ये इतना मार्जिन करती है, इंडिया को लूट रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ऐसा ही किया था, आपको सिर्फ लोकल चीजें परचेज करनी चाहिए, आपको जो अपने इंडिया में बनी हुई चीजें वो लेनी चाहिए, खादी पहनो। उसने एक चीज ये कही थी कि सिर्फ खादी कपड़ा पहनना चाहिए, आपको जड़ी बूटी लेनी चाहिए, ना कि आपको इंग्लिश दवाइयां लेनी चाहिए। मतलब वो लोगों के दिमाग में डाल रहा था कि आपको लोकल चीजें परचेज करनी चाहिए, आपको मेडिसिन में भी आयुर्वेदिक चीजें खरीदनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे उसने कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रखा था, पतंजलि उस टाइम पे लॉन्च नहीं हुई थी। उसके 3-4 साल बाद जब उसका सारा चक्कर हो गया, तब उसने अचानक से पतंजलि लॉन्च कर दी, और फिर उसने जो है प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया। लोगों के दिमाग में ऑलरेडी बैठ चुका था। उसने पतंजलि सॉरी योगा को इतने लेवल पे लेके गए कि इंटरनेशनल योगा डे भी जो है सेलिब्रेट किया जाने लगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, उसने योग को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, और उसके साथ साथ उसने एक चीज के ऊपर और फोकस किया कि आप जो है विदेशी ना यूज करो, स्वदेशी अपनाओ। अब अचानक से उसने लॉन्च कर दिया कि देखो स्वदेशी हमारी चीजें। तो अब उसने क्या किया, अपनी उसी चीज जो उसने लोगों के दिमाग में 4 साल तक डाली, उसी का फायदा उठाया। इसीलिए इतना जल्दी पतंजलि का बहुत अच्छा मार्केट शेयर बन गया। पतंजलि का काफी अच्छा मार्केट शेयर है, और खासकर जो इन चीजों में दंत कांति वगैरह ना, इसमें काफी अच्छा मार्केट ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक स्ट्रेटेजी हो सकता है उनकी पहले से ही हो कि 3-4 साल प्रमोट करेंगे, देन हम लॉन्च करेंगे, ठीक है। उससे पहले कोई प्रोडक्ट नहीं था, वो अपना कोई प्रोडक्ट नहीं देते थे, वो जस्ट सिर्फ बताते थे, कोई पतंजलि थी नहीं उस टाइम पे। बाद में फिर उन्होंने अचानक से जो इसे लॉन्च किया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पे आपने क्या किया, एक पॉइंट देखा, एक प्लस पॉइंट आपकी स्ट्रेंथ हो सकती थी। स्ट्रेंथ क्या हो सकती थी, स्वदेशी अपनाओ। बेसिक आइडिया ये था कि जो सामने वाले लोग जो विदेशी यूज नहीं करना चाहते, उनको हम एक ऑल्टरनेट दे देते हैं। तो ये आपने जो है अपनी एक स्ट्रेंथ डेवलप कर ली धीरे धीरे करके। तो कहने का मतलब है आप सामने वाले की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हो। अब जो कंपनीज थी, जैसे कोलगेट हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये सारी क्या है, विदेशी कंपनी है। तो अब उसने क्या कहा, ये सारी विदेशी कंपनी, इनके प्रोडक्ट मत यूज करो, ऑल्टरनेट पतंजलि यूज करो। तो यानी कि आपने सामने वाले की वीकनेस थी नहीं, लेकिन उसने वीकनेस उसे बना दिया मार्केट में कि आप विदेशी हो, ये आपकी वीकनेस बन गई, ठीक है। तो इस टाइप से उसने जो है सामने वाले की वीकनेस को, या फिर आप कह सकते हो एक नेगेटिव पॉइंट को पिक किया और उसी के ऊपर कंपटीशन किया। अब पतंजलि के जितने प्रोडक्ट आते हैं, हर बार लास्ट में आपको एक टैग जरूर मिलेगी, स्वदेशी अपनाएं, आती है। वो कंपटीशन कर रहे हैं उस बात पे, क्योंकि उन्हें पता है स्वदेशी के मामले में एचयूएल या फिर कोलगेट कभी नहीं जीत सकते, कभी वो कह ही नहीं सकते हम स्वदेशी हैं। हालांकि इसके रिलेशन में कोलगेट ने भी अपनी एक स्ट्रेटेजी लगाई थी। कोलगेट का पीछे एक प्रोडक्ट आया था, मुझे याद नहीं क्या था, बट उन्होंने ये दिखाया था कि वो नीम से या इन चीजों से बना है, नेचुरल, कोलगेट नेचुरल था शायद, वो था ऐसा कुछ। वो उन्होंने काउंटर में लगाया कि हम भी केमिकल यूज नहीं करते, हम भी जड़ी बूटियों से बना सकते हैं। तो बेसिक आइडिया क्या था कि आप सामने वाले को एक ऐसे जोन में लेके आते हो जहां पे आप ही जीतोगे। क्या तो क्या होगा, क्या दिक्कत है, करो यूज, इसमें क्या बड़ी बात है। ये आपके पास सामने वाले की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखना, और लास्टली जो भी सारी इंफॉर्मेशन आती है आप उसे कंबाइन करते हो, और कंबाइन करके अपना डिसीजन लेते हो कि क्या आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। तो 5 स्टेप हो गए अगेन। नंबर फर्स्ट, कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करना। नंबर सेकंड, उसकी जनरल इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड करना। फिर उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखना, और लास्टली अब सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके एक्शन ले लेते हो। समझ में आ गया। तो ये था अपने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझना। अगला पॉइंट है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का। तो वही है, इसकी लगातार यहां पे हम जो पॉइंट कर रहे थे अभी तक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस था। आप अपने कंपटीशन को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या होती है, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस क्या होता है, और कैसे आप अपने कंपटीशन को समझ सकते हो, वो हमने देख लिया। अब है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाते वक्त आपको कंपटीशन भी देखना होता है, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर भी देखने होते हैं, और आपको इंटरनल भी। जब हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर की, तो क्या क्या आता है, स्ट्रेंथ और
वीकनेस। जब आप इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हो तो स्ट्रेंथ और वीकनेस आती है, और बाहर की बात करते हो तो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। मार्केट में किसी पर्टिकुलर चीज की डिमांड बढ़ना अपॉर्चुनिटी दिखाता है, जबकि मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर का इंक्रीज होना आपके लिए एक थ्रेट है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास दो ही चीजें होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। आपको दोनों ही चीज एनालाइज करनी होती है बिफोर मेकिंग स्ट्रेटेजी। ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे, इंटरनली हमारा फोकस किस चीज पे होगा, हमारी स्ट्रेंथ का मैक्सिमम यूटिलाइज करें, जहां पे एक ऐसा प्लान जहां पे हम हमारी स्ट्रेटेजी को बेस्ट यूटिलाइज कर सके, वही बनाई जाएगी स्ट्रेटेजी। और या फिर वीकनेस को हम सबसे ज्यादा छुपा सके। और एक्सटर्नल फैक्टर में हम क्या देखेंगे कि हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया जा सके और अपने थ्रेट्स को अवॉइड किया जा सके या उसे फेस किया जा सके। ठीक है, उसको हम मिनिमाइज कर सके। तो ये आपके पास दोनों ही चीजें देखनी होती है, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशन। ये हो गया आपका एक्सटर्नल एनालिसिस। और कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज, इंटरनल स्ट्रेंथ, वीकनेस सब कुछ देखते हो, अपने बारे में देखते हो, तो ये क्या होगा, इंटरनल एनालिसिस। एक बाहर देखना और एक अपने अंदर झांकना। अपने अंदर झांकना मतलब अपनी प्लस पॉइंट्स और अपने नेगेटिव्स देखना, और बाहर देखना मतलब ओवरऑल मार्केट को एनालाइज करना। हमारा ये चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है, ये एक्सटर्नल के ऊपर ज्यादा बेस्ड है। हालांकि इंटरनल के भी एक आधा पॉइंट आएगा, बट मेन फोकस किसके ऊपर है, एक्सटर्नल पर। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही करना आज। शुक्र है 1 घंटा हो गया, पता भी चला। मुझे तो बोलते बोलते पता नहीं चला, आपका मुझे पता नहीं चला या नहीं चला। तो आपको 1 घंटा कैसे गया, किस चीज का टेस्ट, मटेरियल वाले चेक नहीं हुए कल, मैं कर नहीं पाया, मंडे को पक्का मिल जाएंगे। हाँ, कौन सी बात छुपा दी है बस, तुम तो ऐसे बात करो जैसे मैं लंगोटी का यार हूँ, सारा कुछ शेयर करता हूँ हमेशा। हद ही है।